हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का अध्याय 4 पढ़ेंगे। दो कविताएं। बच्चों, जैसे कि अध्याय का नाम है दो कविताएं, तो हम दो कविता ही पढ़ेंगे। पहली कविता है लुका छिपी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। दूसरी कविता है श्रेय, जो कि अजय ने लिखी है। तो चलिए पहली कविता पढ़ते हैं। यदि मैं शरारत करूं तो फूल बनकर चंपा के पेड़ पर जा खिलूं, किसी भूल बेला में डाली पर हिलने डुलने लगूं, तब तो माँ तुम मुझसे हार जाओगी। माँ, जब तुम मुझे पहचान सकोगी। तुम पुकारोगी, मुन्ना कहाँ गया रे, और मैं चुपचाप केवल हंसूंगा। जब तुम किसी काम में लगी रहोगी, तब मैं आंखें खोले हुए सब कुछ देखूंगा। स्नान करके तुम चंपा के नीचे से निकलोगी, पीठ पर केश फैलाए हुए। वहां से पूजा घर में जाओगी, तब तुम्हें दूर से फूल की सुगंध आएगी, लेकिन तुम ये समझ नहीं पाओगी कि ये सुगंध तुम्हारे मुन्ना के शरीर से आ रही है। सबको खिला पिलाकर दोपहर में तुम महाभारत लेकर बैठोगी। कमरे की खिड़की से पेड़ की छाया तुम्हारी पीठ और गोद में पड़ेगी। मैं तुम्हारी पुस्तक पर आ झुलाऊंगा अपनी नन्ही सी छाया, क्या तुम समझ सकोगी। तुम्हारी आंखों से मुन्ना की छाया तैर रही है। सांझ को दिया जलाकर जब तुम गाय की सेर में जाओगी, तब मैं फूल का ये खेल समाप्त करके टप से धरती पर टपक पड़ूंगा, और फिर मैं तुम्हारा मुन्ना बन जाऊंगा। तुम्हारे पास आकर कहूंगा, कहानी सुनाओ। तुम पूछोगी, तू कहाँ गया था रे नटखट। मैं कहूंगा, सो मैं नहीं बताऊंगा। तो देखा बच्चों आपने ये कविता लुका छिपी, जो कि एक बच्चा अपनी माता के साथ खेल रहा है। इस कविता में कवि ने बच्चों एक बालक की संवेदनाओं को बड़ी सूक्ष्मता व सुंदरता से व्यक्त किया है। बालक कहता है, जैसे कि पैराग्राफ में कहता है कि यदि मैं शरारत करके फूल बनकर, अर्थात चंपा के पेड़ पे फूल बनकर जा खिलूंगा, तो तुम मुझसे हार जाओगे। तुम मुझे पहचान सकोगे। तुम पुकारोगी, मुन्ना कहाँ, लेकिन मैं चुपचाप केवल हंसूंगा। तुम घर के कामों में लगी रहोगी, तो मैं आंखें खोले सब कुछ देखूंगा। जब तुम स्नान करके चंपा के फूलों के नीचे से निकलोगी, तब तुम्हें फूल की सुगंध आएगी, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाओगी कि ये सुगंध तुम्हारे मुन्ना से आ रही है। दोपहर में सभी को खाना खिलाने के बाद जब तुम महाभारत लेकर, जो महाभारत का जो अध्याय है, जैसे लेकर पढ़ने बैठोगी, तो कमरे की खिड़की से पेड़ की छाया तुम पर पड़ेगी। तुम समझ ही नहीं पाओगी कि ये छाया तुम्हारे मुन्ना की है। तो मतलब कि शाम के समय में जब तुम दिया बाती जलाकर जब गाय की सार में जाओगी, तो मैं फूल का ये खेल समाप्त करके धरती पर गिर जाऊंगा, और फिर तुम्हारा मुन्ना बन जाऊंगा। मैं तुमसे कहूँगा, फिर मैं तुमसे मतलब कि कहूँगा कि तो तुम पूछोगी कि तुम कहाँ थे, मतलब माँ उससे पूछेगी कि तुम कहाँ थे, तो वो क्या कहते हैं, वो बच्चा क्या कहेगा, मैं कहूँगा कि मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अर्थात बच्चा खेल खेल रहा है और वो कहता है कि मैं नहीं बताऊँगा। तो बच्चों, जैसे कवि ने बताया है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ के प्रति प्रेम को बड़ी गहराई से अनुभव करते हैं कि माँ अगर पूछेगी भी तो मैं सिर्फ हंसूंगा और नहीं बताऊंगा। तो मतलब कि ये कविता बाल जैसे कि लुका छिपी का खेल बचपन में सभी खेलते हैं, उसी से संबंधित थी। अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे बच्चों, श्रेय कविता। ये कविता श्रेय आपकी अजय जी ने लिखी हुई है। तो हम ये कविता पढ़ते हैं। कहा किसी ने पेड़ से, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने बरसों से आंधी पर अनी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। देखिए, कहा किसी ने, अर्थात कवि ने पेड़ से कहा है। अर्थात कवि कौन है, अजय जी ने पेड़ से कहा है कि तुम इतने कड़े हो, अर्थात इतने बड़े हो, कड़े हो अर्थात इतने विशाल हो और इतने सख्त हो, और कितने वर्षों से यहाँ पर तुम खड़े हुए हो। देखिए, आंधी आंधी पानी में सीधे खड़े हो, आंधी तूफान पानी सब कुछ आता है और तुम मतलब कि सीधे खड़े रहते हो और अपना सिर ऊंचा किए रहते हो, अपनी जगह पर अडिग रहते हो। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है, और तुम सब
सहते हुए विनम्रता की हरियाली ओढ़े लोह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। अर्थात सूरज उदय होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि सूरज की जो ताप होती है, जो सूरज की जो गर्मी होती है, वो तुम सब सहते हो। चांद का बढ़ना घटना, चांदनी की जो ठंडक है वो तुम सब सहन करते हो। ऋतुएं भी बदलती है, जैसे कि ग्रीष्म, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, सब तुम झेलते हो। बिजली भी गिरती है, लेकिन तुम सब सहते हो। वृक्ष को कह रहे हैं तुम ये सब चीजें सहते रहते हो और अपने विनम्रता अर्थात अपनी जो हरियाली है, विनम्रता की हरियाली ओढ़े हो, अर्थात विनम्र स्वभाव, जो मतलब कि जैसे विनम्र स्वभाव हमें कभी नहीं खोना चाहिए, उसी प्रकार से जैसे वृक्ष हरियाली को कभी नहीं खोता और वो अपने मतलब कि हरा भरा रहता है, वो इतनी चीज़ें सहता है फिर भी वो अपनी हरियाली को अपने मतलब कि नहीं छोड़ता। अब कभी कहता है कि लोह स्तंभ की तरह तुम खड़े हुए अपनी जगह पर अड़े हो। लोह स्तंभ, जिस प्रकार से लोहे का खंभा अपनी जगह पर अडिग रहता है, स्थिर रहता है, वो कहीं उसी प्रकार से वृक्ष तुम भी खड़े रहते हो। अब जब ये सारी बातें थी तो क्या है अगले पैराग्राफ में, पेड़ कांप उठा, अनहोनी को भांप उठा, पत्तियां चुप ना रह सकी, सरसर का शब्द गूंजा। पेड़ कांप उठा अर्थात कवि की बात सुनकर पेड़ अचानक से चौंक पड़ता है और असंभव को भांप उठता है। उसकी पत्तियां चुप नहीं रह सकती। अब जो वो है कि जिस प्रकार से कवि बातें कर रहा है, अब वृक्ष बोलता है अपनी पत्तियों के माध्यम से, अर्थात सर सर का शब्द सुनाई देता है। और वो क्या है, उसकी जो पत्तियां हैं वो क्या बोलती है, नहीं नहीं, झूठा श्रेय, अर्थात मुझे ये महत्व नहीं दो, मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुका गिरा, डालियां टूटी और मैं उखड़ा। वो वृक्ष कहता है कि मैं तो कई बार आंधी तूफान में झुका भी हूँ, गिरा भी हूँ, मेरी डालियां भी कई बार टूटी है और कई बार तो मैं उखड़ भी चुका हूँ। कई बार मेरी मतलब कि मैं सूख कर ठूट भी हो गया, सूख कर ठूट होकर उजड़ गया। अर्थात मेरी मतलब कि जब ठूट हो जाता है वृक्ष, जिसमें ना फल फूल आते हैं ना पत्तियां होती हैं, तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है। तो ये इतना बड़ा महत्व मुझे मत दो, श्रेय देना है तो दो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, जिसने ना जाने कैसी मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा है। कह रहा है अगर महत्व देना है तो मुझे मत दो, मेरी उस मिट्टी को दो जिसने कि कितने सालों से, कितने वर्षों से मेरी जड़ों को थाम रखा है, अपनी गोद में संभाल रखा है। तो बच्चों ये जो कविता है हमें विनम्र बनने की भी प्रेरणा देती है, जिस प्रकार से कि जो पेड़ है अपना विनम्रता, हरियाली का स्वभाव नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से हमें भी मतलब कि ईर्ष्या द्वेष इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से वृक्ष है जो हर कठिनाइयों का सामना करता है, गिर कर संभलता है, दूसरों का श्रेय देने की सीख भी ये कविता हमें देती है कि कवि जो है वृक्ष है वो अपने को श्रेय ना लेकर, अपने को महत्व ना लेकर उस मिट्टी को महत्व देता है जो कि उसकी जड़ों को थाम रखे। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।